हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग जनवरी महीना के पुरस्कार, सम्मान तथा योजना और परियोजना से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमारा टॉपिक वाइज क्लास समाप्त होगा, मैं आप लोगों को इन सारे टॉपिक से संबंधित MCQ क्वेश्चंस करा दूंगा, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं पहला देखते हैं कि नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2024। ठीक है, इसमें देखते हैं केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा कर दी है। किसने किया है? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने। ठीक है, 17 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी होगी। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024। ठीक है, ये आप याद रखिएगा किसको दिया गया है। यहाँ से शूटर मनु भाकर, वर्ल्ड चेस चैंपियन सिंह डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलेटिक्स प्लेयर प्रवीण कुमार को दिया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद है शूटर मनु भाकर, जो पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स डबल मिक्स पदक जीता है। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो इनके बारे में इतना समझेंगे। उसके बाद देखेंगे आगे। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट है। ठीक है, कौन? मनु भाकर। 2018 के ISF वर्ल्ड कप में इन्होंने भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी है। कौन? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, उसके बाद है, यह बोला वह डिफेंडर के रूप में खेलते हैं और एक पेनाल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ भी हैं। हरमनप्रीत सिंह कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम में पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियंस गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। यानी कि हरमनप्रीत सिंह 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा मेडल जीते थे? ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप डी गुकेश। ठीक है, 2024 में चेन्नई के 18 वर्षीय डी गुकेश सोमाराजू या डी गुकेश ने चीनी ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के भिड़े विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, तो क्या है भाई? तो डी गुकेश जी हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? तो यह चेन्नई के हैं, जो 18 वर्षीय हैं। ठीक है, जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त किए हैं। ठीक है, वे विश्व आनंद के बाद विश्व शतरंज चैंपियंस बनने वाले दूसरे सबसे भारतीय खिलाड़ी है। कौन? विश्व आनंद के बाद ये दूसरे हैं डी गुकेश जी। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। पैरा एथलेटिक्स प्लेयर प्रवीण कुमार, जो प्रवीण कुमार एक भारतीय पैरा एथलेटिक्स हैं जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो इनको भी नाम याद रखिएगा। कौन है? प्रवीण कुमार, जो कि पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक में क्या जीते थे? ऊंची कूद में स्वर्ण पदक ये जीते थे। ठीक है, प्रवीण कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कस पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ देखेंगे अर्जुन पुरस्कार 2024 किससे दिया गया, देखते हैं। बस आपको इसमें खिलाड़ी का नाम और उससे किससे संबंधित है वो आपको इम्पोर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। जैसे ज्योति याराजी एथलेटिक्स से संबंधित हैं, वह 100 मीटर बाघा दौड़ में माहिर हैं। उन्होंने 2022 के एशियाई गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। तो इनके बारे में इससे संबंधित किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। ठीक है, नीतू घंघास, जो इनका संबंध किससे? तो मुक्केबाजी से है। मार्च 2023 में नीतू ने नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसके बाद है स्वीटी मुक्केबाजी। स्वीटी बोरा का संबंध किससे है? तो मुक्केबाजी से है। ठीक है, उन्होंने 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था।
उसके बाद है वंतिका अग्रवाल, जिनका संबंध किससे है, तो इनका शतरंज से संबंधित है इनका है, और इसका मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक है, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जिनके पास महिला ग्रैंड मास्टर और अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का फीडे खिताब भी है, ठीक है। उसके बाद है उन्होंने 2024 के शतरंज ओलंपियाड में 2 गोल्ड मेडल भी जीते हैं, ठीक है। उसके बाद सलीमा टेटे, काफ़ी इन चर्चा भी रहती है, ठीक है, इसको देखेंगे। सलीमा टेटे का संबंध किससे, तो हॉकी से है। भारतीय महिला हॉकी टीम के मौजूदा कप्तान सलीमा टेटे हैं, ठीक है। अभिषेक नैन का संबंध हॉकी से है। संजय राणा का संबंध हॉकी से है, और जसमनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी से है, ठीक है। तो ये आप सारे लोगों को आप संबंधित याद रखिएगा कि वो किससे संबंध है। उसके बाद आगे देखते हैं सुखजीत सिंह हॉकी से संबंधित इनका है, और राकेश कुमार जो कि पैरा तीरंदाजी हैं, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2024 में तीरंदाजी के मिश्रित टीम कंपाउंड प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कौन, राकेश कुमार, ठीक है, इसको देखिएगा, ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। प्रीति पाल का, अभय सिंह का संबंध स्क्वैश से है। अमन सरावत, साजन प्रकाश। उसके बाद देखते हैं अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 के विजेता कौन है, तो इनको देखेंगे हम कौन है 2024 के विजेता। तो सुचा सिंह जो एथलेटिक्स संबंधित हैं, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा तैराकी से संबंधित है, ठीक है। इन दोनों को जो 2024 में अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार इनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे 2024 में किसे दिया गया, तो सुभाष राणा जो कि पैरा निशानेबाजी से हैं। दीपाली देश पांडे जो कि निशानेबाज से हैं, जो नियमित वर्ग से संबंध है। संदीप सांगवान जो हॉकी से संबंधित हैं। उसके बाद एक द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड, एक लाइफ टाइम अवार्ड किस दिया गया है, तो एस मुरलीधरन जिनका संबंध बैडमिंटन से है, और अरमांडे एक नेलो कोलाको जो फुटबॉल से संबंधित जो लाइफ टाइम इनको दिया गया, ठीक है। उसके बाद है आगे देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024, ठीक है, ये किसे दिया गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि ओवरऑल विनर रहे ही। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि प्रथम उपविजेता रही। अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि द्वितीय उपविजेता इसमें रहा, ठीक है। तो इसमें आगे और देख बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों, ठीक है। यह एक प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025, ठीक है। तो 18वां प्रवासी भारतीय सम्मान जो कि क्या है, तो राष्ट्रपति 27 हस्तियों को करेगी सम्मानित, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या है, 2025 के लिए 27 व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है, तो उनको यह दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि 8 से 10 जनवरी 2025 तक प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया जा रहा है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर किया जाता है, भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा, ठीक है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी आपको याद रखना है कौन होंगे, तो त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कंगालू शामिल होंगे, इसको, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस की बात आ रही है, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। और हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे यूएस, वहाँ बोल रहा है कि यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है भाई, देखते हैं। हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस में 19 लोगों को अमेरिका की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है, जो कि यूएस का क्या है, एक मैंने कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ भारत रत्न है उसके प्रकार से वहाँ भी एक प्रकार के जो कि एक फ्रीडम अवार्ड से संबंधित जो कि प्रेसिडेंशियल मेडल वहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसके बाद क्या है इसमें, यहाँ याद रखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है, कि अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान लियोनेल मेसी को भी अमेरिका का यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। किसे दिया गया, तो अर्जेंटीना के कौन है, तो फुटबॉल टीम के कप्तान है कौन, लियोनेल मेसी है, उनको यह अवार्ड प्रदान किया गया, ठीक है। लियोनेल मेसी
पहले पुरुष प्रोड खिलाड़ी हैं जिन्हें इस प्रकार से सम्मानित किया गया, ठीक है, यह नाम याद रखिएगा। इससे पहले महिला फुटबॉल खिलाड़ी मेगन रेपिनो को 2022 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2022 में किसको? तो जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है मेगन रेपिनो को ये पुरस्कार दिया गया था। वही यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा जानेंगे, ये क्या है भाई, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, भारत रत्न है, ठीक है। 1945 में इस सम्मान की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे और क्या है। 2024 के यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड के प्रमुख विजेता कौन हैं? तो हिलेरी क्लिंटन पूर्व विदेश मंत्री जॉर्ज सोरोस परोपकारी, और डेंजल वाशिंगटन अभिनेता, और माइकल जे फॉक्स अभिनेता, और मैजिक जॉनसन बास्केटबॉल खिलाड़ी को ये प्रमुख विजेता हैं, ठीक है, जो इनके नाम भी चेहरे भी दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे दिया गया, ठीक है, इसमें देखते हैं किसे दिया गया। देखते हैं, कोलकाता के निर्देशक अपर्णा सेन को पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसको? अपर्णा सेन को दिया गया, ठीक है। इस समारोह में निम्न पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म जो कि मानिक बाबर मेघ को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चंदन सेन को दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी और देवालॉय भट्टाचार्य को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा अजंत दत्त को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक अमित चटर्जी को दिया गया है, और सबसे लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार खदान को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2025, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2025 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की है, ठीक है, कर दिया घोषणा। 2025 में कितने थे? 139 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिसमें कि 7 हमारा पद्म विभूषण है, 19 हमारा पद्म भूषण है, और 13 हमारा क्या है? पद्म रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सबको पता है, जो 4 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसमें पहला भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है, और का नाम स्थान आता है। तो दोस्तों सबसे कन्फ्यूजन होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में कैसे कन्फ्यूजन होता है। तो दूसरा नंबर का पद्म विभूषण है, तीसरा हमारा पद्म भूषण है, और चौथा हमारा क्या है? पद्मश्री है। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ हम लोग ये देखेंगे, ठीक है, एक मिनट। इसको याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको आप याद रखना है पद्म विभूषण को। पद तो सब में लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको विभूषण समझना है। तो पहला है विभूषण, तो बी लगा हुआ तो विभूषण हो गया, उसके बाद अगला भू लगा हुआ है तो भूषण हो गया, उसके बाद स लगा हुआ है तो श्री हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा नाम को। उसके बाद देखते हैं पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है, कितने लोग दिया गया? 7 लोगों को दिया गया है, जो आपको मेनली इसमें नाम याद रखना है, बाकी सबको याद नहीं रखना, ठीक है। देखिए हम दुबुआ नागेश्वर रेड्डी, जो कहाँ से है? समन तेलंगाना से है, और चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। उसके बाद न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर को दिया गया है, जो कि सार्वजनिक मामले से संबंधित है, जो कि चंडीगढ़ से हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे श्रीमती कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया को दिया गया है, जो कला से संबंधित इनका है, जो गुजरात के रहने वाली है। उसके बाद लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, जो कला से संबंधित इनका है और कर्नाटक के रहने वाले हैं। MG वासुदेवन नायर, जो साहित्य, इनको मरणोपरांत दिया गया है, और जो कि साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है, जो केरल के रहने वाले हैं। उसके बाद है दोस्तों ओसामू सुजुकी, जो मरणोपरांत दिया गया है, व्यापार और उद्योग संबंधी, जापान से है। उसके बाद अगला जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद श्रद्धा सिन्हा को दिया गया है, जो कला से संबंध है और बिहार से संबंधित है। अगर बिहार की आप प्रॉपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको नाम याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे तो उसके बाद हम लोग आज दोस्तों उसके बाद देखते हैं योजना और परियोजना को देखेंगे, जो जनवरी महीना में
जो हमको देखने को जो सुर्खियों में रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे क्या है, ठीक है। तो इसमें पहला देखेंगे हम लोग सब, पहला है कि भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। इस परियोजना में क्या क्या मुख्य बातें हैं देखेंगे। ये कैट से संबंधित होगा। तो भारतीय वन्य जीव संस्थान जो देहरादून ने कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य जो कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना ही है कि कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना शुरू की गई यहीं पर, ठीक है। उसके आगे देखिए, वर्ष 2018 में पहले फिशिंग कैट सर्वेक्षण में 115 व्यक्तियों की आबादी दर्ज की गई थी। उसके बाद है कि फिशिंग कैट एक समान घरेलू बिल्ली के आकार से लगभग दोगुने आकार की होती है, तो वो एक बिल्ली के आकार की ही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या है। उसके बाद है कि फिशिंग कैट IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया, ठीक है। जो रेड ग्रस्त लिस्ट में है उसमें इसको जो है शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य के बारे में देखें क्या है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव आवास है। यह लुप्त प्राय फिशिंग कैट का आवास है। गोदावरी नदी के मुहाने पर, कहाँ, गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित यह अभयारण्य क्या है, यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में कोरिंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता एक योजना है, इसको हम देखेंगे क्या है। तो केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना शुरू की है, ठीक है। और उसके बाद इसमें और देखेंगे, इस योजना में देश के सभी लोगों को प्रमुख प्रशासकों की शोध ई पत्रिका तक पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा, ठीक है। ई पत्रिका को क्या करेगा, को पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा, ठीक है। इस योजना के तहत देश के सभी केंद्रीय और राज्य संचालित उच्च शिक्षा संस्थानों को एक ही मंच में के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक पहुंच मिलेगी, ठीक है। एक ही मंच पर सारा चीज़ इनको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि देखेंगे, ठीक है, इस योजना के लिए 3 सालों में 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, कितना, 6,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उसके बाद आगे देखेंगे, उसके बाद एक शहीद माधो सिंहात खर्चा योजना, ठीक है, एक क्या है इसके बारे में देखेंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री, तो सबसे पहले ये देखें उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो मोहन चरण मांझी ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की शुरू किया है, ठीक है। कहाँ, उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया इसको, ठीक है। देखिए क्या है, इस योजना के तहत सरकार राज्य भर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 9वीं और 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्रों को जो है कि 5,000 रुपया वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो इससे संबंधित है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों, उड़ीसा की बात आ रही है तो हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा देखेंगे क्या है। इसकी गठन 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। राजधानी भुवनेश्वर है। CM मोहन चरण मांझी हैं और यहाँ के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्भम पति है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है। इसी बार देखा जाए जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही पूछा था कि जो उड़ीसा के जो CM हैं और वे किस विधानसभा से चुनाव जीते थे, ठीक है। उस विधानसभा के नाम पूछा गया था, क्षेत्र का नाम पूछा गया था, जगह के नाम, किस जगह से उम्मीदवार खड़े हुए थे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बात भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना। दोस्तों यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। जब हम लोग ज्योग्राफी क्लास करेंगे तो वहाँ पर एनर्जी हमारा एक टॉपिक ही है, ऊर्जा एक टॉपिक ही है, वहाँ पर और ज़्यादा हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए करंट अफेयर्स में इतना जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या नया चीज़ है, ठीक है। देखेंगे देखिए, PM नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदक्का में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में रखी है, ठीक है। उसके बाद पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है इसको, ठीक है। NTPC को स्थापित कर रही है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, कुल निवेश लगभग कितना है, तो 1,85,000 करोड़ रुपये है।
यह हब प्रतिदिन 1500 टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। इसके अलावा यहाँ ग्रीन मेथनॉल, ग्रीन यूरिया और सतत विमानन ईंधन का उत्पादन भी किया जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस हब में 20 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जाएगी। तो ये ऊर्जा संबंधित है, जब हम ऊर्जा का पढ़ेंगे तो और ज़्यादा वहाँ पर देखेंगे, इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद और देखते हैं इसमें और आगे क्या है। उसके बाद दोस्तों पार्थ योजना है, ठीक है। देखते हैं क्या है। पार्थ कहने का मतलब होता है कि पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड हुनर, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या है, इसको आप एक मिनट, इसको आप फुल फॉर्म इसको याद रखिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है इसमें। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री में भर्ती की तैयारी के लिए पार्थ योजना को शुरू किया है कि पहले से ही इनको उसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जा सके। जो ये ध्यान रखना है कि इनका उद्देश्य क्या है। तो युवाओं को भर्ती पूर्व शारीरिक और लिखित परीक्षा की ट्रेनिंग देना। युवाओं को सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री में बेहतर मौके मिलेंगे इससे, ठीक है। जब सबसे पहले जब ट्रेनिंग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा अवसर मिलेगा युवाओं को लिए। युवाओं को सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही चीज़ के बारे में कहा गया इस योजना में, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद एक स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया। क्या है भाई, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, तो पहले आप यही याद रखना है कि मध्य सीएम को ने, तो मोहन यादव ने 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, कब, तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भोपाल में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ, ठीक है, शुभारंभ किया है, ठीक है। अब इसका मिशन का उद्देश्य क्या है सो देखेंगे हम लोग सब, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसको देखेंगे। पहला देखेंगे, राज्य सरकार 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास करेगी। राज्य के सभी युवाओं को 2030 तक कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूरी करना। उसके बाद समाज की बेहतरी के लिए सामाजिक पहलों में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है इस योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद है दोस्तों योजना और परियोजना, ठीक है। इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत में क्या है उसको हम देखेंगे। दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुभारंभ किया। कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में किया गया, ठीक है। क्या है, इस योजना के तहत राज्य के 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को, जैसे कि बेगा और गुनिया को सालाना 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, ठीक है। जो भी वहाँ के जो मजदूर हैं उनको उन्हीं के लिए योजना लाया गया है। उसके बाद देखेंगे इस प्रमुख योजना, देखो इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे कुछ प्रमुख स्कीम है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा स्कीम किसकी द्वारा और किस राज्य में चलाया जा रहा है, ठीक है। जैसे बांग्लार बारी आवास योजना जो पश्चिम बंगाल में चलाया जा रहा है। दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना जो आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। उसके बाद आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें, पहल कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे। उसके बाद है कि पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल जो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। घर घर सोलर पहल जो कि टाटा पावर के द्वारा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान जो है न्याय विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे है निजुत मोइना योजना जो कि असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। मिशन वसुंधरा 3.0 असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। CM 7 योजना जो त्रिपुरा सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके आगे तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।